नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, अखिलेश सर, शादाब जी, पुण्येंदु जी और बाबा, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा गंभीर एक विषय है कि वक्फ बोर्ड की जेपीसी की मीटिंग चल रही थी और वहाँ पे घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि जो टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी, उन्होंने शायद एक बॉटल से उनको तोड़ने पे चोट लगी है या खुद तोड़ा है, इसका थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है। अखिलेश सर बताएंगे एक्चुअली में हुआ क्या था। बता दें कि जेपीसी के वक्फ बोर्ड के मुद्दे को लेकर जेपीसी की जो बैठक है वो लगातार कई महीनों से चल रही है और इसी कमेटी के सामने अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, चाहे कानून से जुड़े हुए क्षेत्र के हों, चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, उनको बुलाया जा रहा है, उनकी राय ली जा रही है ताकि जेपीसी इस पे एक रिपोर्ट बना सके और उसे संसद में पेश किया जा सकेगा। अखिलेश सर, हुआ क्या था आज के वाकया? क्योंकि पहली बार देखा गया कि इस तरह खून उनको आ गया, चोट वोट लगी है। नॉर्मली बड़ा सभ्य मीटिंग होती है जब ऐसी मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ इस तरह की घटना नहीं। एक चीज मैं आपको ये कर दूं कि सब मीटिंग नहीं हो रही है। वक्फ की जितनी भी मीटिंग हुई है ना इस जेपीसी की, सब में हंगामा हुआ। चाहे मुंबई में हो, मुंबई में तो अलग अलग छोड़ के चले गए थे, वहां से कुछ अलग रिपोर्ट आ रही थी। आज तो हद ही हो गई कि खून खराबे की बात आ गई। 7 मीटिंग हुई, हैदराबाद में सातों में हंगामा हुआ, सातों में हंगामा हुआ। तो ये खून बहा है वक्फ की बैठक में आज। तो ये एक बड़ी बात है कि जेपीसी की जो बैठक है उसमें खून बहा। और खून क्या बहा? दरअसल अभिजीत गांगुली जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो भी सदस्य हैं इस जेपीसी के, और साथ ही कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं और काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। आपको याद होगा कि जब वो एक सेशन के दौरान उपराष्ट्रपति का माहौल जगदीप धनखड़ का उन्होंने मिमिक्री की थी, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी टिप्पणी आई थी। तो वो सारी चीज़ें वो उसमें माहिर हैं। वो हुआ है। आज जो हुआ उसमें उड़ीसा का एक संगठन था जिसकी विटनेस चल रहा था, जो अपनी बात कह रहे थे इस जेपीसी की बैठक में, सवाल जवाब हो रहे थे। उसमें कल्याण बनर्जी का टर्न नहीं था, ऐसा विपक्ष के बीजेपी के सांसदों की ओर से कहा कि उनका टर्न नहीं था। जिनका टर्न आता वही सवाल पूछ सकते हैं, उनका टर्न नहीं था, लेकिन बार बार वो सवाल पूछ रहे थे। तो इसको लेकर के अभिजीत गांगुली में और कल्याण बनर्जी में तू मैं होने लगी। धीरे करके बात बढ़ी, फिर तू मैं होने लगी। उन दोनों का जरा बंगाल कनेक्शन उससे बाद में आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो हाईकोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं। और जो टीचर भर्ती घोटाला हुआ उसमें काफ़ी जो जजमेंट आए थे, तब से लेकर के हमेशा टीएमसी के निशाने पर अभिजीत गांगुली रहे। जो टिप्पणियां भी उनकी होती आई हैं उसको लेकर के भी हुए, और जिस तरह से तुरंत नौकरी से वीआरएस लेने के बाद वो बीजेपी के एमपी बन गए, उसको लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन आज जो घटना हुई तो इसी बात को लेकर के तू मैं होने लगी। तो कल्याण बनर्जी उत्तेजित हो गए। जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आई उसमें उनका बीपी 140 पहुंच गया था। उस मतलब वो घटना के बाद की रिपोर्ट होगी, लेकिन उस वक्त तो जाहिर सी बात उनका बीपी काफ़ी हाई रहा होगा। तो उसमें जब वो टेबल पे अपने हाथ वगैरह मार रहे होंगे तो पानी की बोतलें, आप जानते हैं कि हम जो कि प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्लास्टिक की बोतलें नहीं रखी जाती हैं, वहाँ पे कांच की बोतलें रखी जाती हैं। तो उसमें जब हाथ मारा है या कुछ किया है तो वो जो बोतल है पानी की, कांच की बोतल, वो टूट गई। तो जो टूटी, इस तरह से टूटी कि वो उनके हाथ में चोट आई है, उनकी 2 उंगलियों में चोट आई है, काफ़ी खून भी उसमें से निकला है। और जब उनको, क्योंकि सीजीएचएस की डिस्पेंसरी वहीं होती है, तो वहाँ उनको तुरंत लेके गए, तो वहाँ उनको टाँके वाके भी आए, ऐसी भी खबर आ रही है। खून भी बहा, टाँके भी आए, उनके मतलब मरहम पट्टी भी की गई। फिर उसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बोतल के टुकड़े वहाँ पड़े हुए थे वो इतने उत्तेजित थे, इतने गुस्से में थे कि वो जो कांच का टुकड़ा था वो लेके वो जगदम्बिका पाल जो कि चेयरमैन है उनकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। अब फेंक दिया या नहीं फेंक पाए, क्या हुआ, लेकिन कोशिश की गई, ये आरोप लगाया गया उनको कि उन्होंने कोशिश की कि उनको किया जाए। तो इस कारण से ये जो एक तो झगड़ा हुआ, चोट लगाई, खुद को ही सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी हो गई। उसके बाद वो चेयरमैन की तरफ बोतल फेंक रहे थे, तो चेयरमैन को निशाना बनाने का जो आरोप लगाया गया उसके चलते फिर बाद में आज बैठक हुई, तो फिर दोबारा ये मुद्दा उठाया गया कि ये व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए एक नियम है, उसके तहत प्रस्ताव लाया गया जिसमें ये कहा गया कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो अगली जो जेपीसी की बैठक होगी उसके लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव होता। इस प्रस्ताव पे वोटिंग हुई, क्योंकि कोई भी प्रस्ताव होता है, क्योंकि तो मिनी पार्लियामेंट है, जेपीसी मिनी पार्लियामेंट होती है, तो उसमें वोटिंग हुई। तो उसमें ये पता लगा कि 9 वोट्स वो उनको सस्पेंड करने के लिए पड़े और 8 वोट उनको सस्पेंड ना किया जाए इसके लिए पड़े। यानी विपक्ष के 8 वोट थे, सत्ता पक्ष के 9 वोट थे। तो चूंकि 9 उधर हो गए तो इसलिए वो प्रस्ताव पास हो गया। अब वो अगले जो बैठक होगी उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। ये कुल मिला के आज हुआ है। ये इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों है? क्यों इतना? हमने देखा पहले एक राजनीति से पहली बार सरकार ने बड़े दिल से खोल के इस सरकार ने जेपीसी की बैठक बनाई तीसरे टर्म में, और अब बैठकों में भी हम देख रहे हैं किस तरह का हंगामा हो रहा है। आखिर मुद्दा
है कि अपोजिशन मांग कर रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम का भी एक एंगल है, मेन मुद्दा वही है। देखिए ये जो वक्फ का मामला है, अब तक 7 बैठक इसकी हो चुकी है और सातों बड़ी हंगामेदार बैठक रही है। और पिछली बैठक में तो आपको याद होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगा दिया कि उन्होंने वक्फ की ज़मीन हड़पी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वक्फ की ज़मीन क्या है, पहले थोड़ा सा उसको भी समझ लिया जाए। देखिए वक्फ की जो ज़मीन होती है, वो कहा जाता है कि देश में डिफेंस और रेलवे के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़मीन का जो बैंक है वो वक्फ का है। तो देखिए वक्फ की जो ज़मीन है वो उसका 2 कॉन्सेप्ट है कि वो मुस्लिम की ज़मीन है और मुस्लिम ही वो किसी मुस्लिम के इस्तेमाल के लिए ही आएगी। मतलब इसमें जो भी ज़मीनें हैं उसमें यह है कि वो किसी और की ज़मीन नहीं है, ऐसा माना जाता है। देखिए होता क्या है कि जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, जैसे सपोज़ किया कि मेरे पास 100 एकड़ लैंड है, तो मुझे लगता है कि 2 एकड़ लैंड अपनी कम्युनिटी के भलाई के लिए मुझे देनी चाहिए, तो 2 एकड़ लैंड हमने दे दिया। मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने वक्फ की ज़मीनें दान कर दी और कहा जाता है कि ईश्वर के लिए दान की जा रही हैं। तो उस पर आमतौर पे मस्जिदें बनती हैं, मस्जिद बनता है, मदरसा बनता है, 2 काम ही होता है, तीसरा काम नहीं होता। बहुत सी जगहों पर अनाथालय भी बन जाता है। तो ये 3 काम के लिए दी जाती हैं। अब देखिए इसमें विवाद क्या होता है कि जैसे बहुत से लोगों ने पुराने टाइम में ज़मीन दान कर दी, उस पर डिस्प्यूट हो गया, किसी ने कहा कि भाई ये तो हमारी ज़मीन है, या किसी और ने उस पर दावा कर दिया। तो उस पहले देखिए मनमोहन सिंह के टाइम में बहुत काम हुआ, मैंने काफ़ी स्टोरीज़ भी की थी। उस वक्त क्या था कि मनमोहन सिंह के टाइम में पूरा वक्फ ज़मीनों का उन्होंने एक डेटा इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा किया था। तो इसमें क्या है कि एक ट्रिब्यूनल है, जैसे सपोज़ किया कि मेरे और आपके बीच वक्फ की ज़मीन का विवाद है, तो उसमें जो ट्रिब्यूनल है वो जो फैसला करता है वो अंतिम माना जाता है, ये माना जाता है। अब ये सरकार ये कह रही है कि हम इस वक्फ के का जो आप इसका फैसला आप कोर्ट भी कर सकता है, जैसे आप हाई कोर्ट चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए। तो एक विवाद तो ये है। नंबर 2 विवाद ये है कि जो इसका कंसोर्डियन होता है वो ट्रिब्यूनल होता है। अब सरकार ये कह रही है कि हम इसको डीएम को भी कंसोर्डियन बना सकते हैं, तो वो एक ये जो एक विवाद है। तीसरा विवाद ये है कि इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी चाहती है सरकार। तो इसमें वक्फ के जो और दूसरे लोग हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है, उनका कहना है कि महिलाएं अगर आती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। चौथी बात यह है कि देखिए कि पॉलिटिकल इशू बन गया है, क्योंकि देखिए कई जगहों पे क्या है, वक्फ बोर्ड ने भी ज़्यादती की है, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं कि बहुत सी ज़मीनों को उन्होंने अपना बना कह दिया, कहीं गांव बसा हुआ है, लोग रह रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से गड़बड़ हुआ है। अब ये है कि ये सियासी मसला बन गया है, लेकिन देखिए सरकार भी ये कह रही है कि वो वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। मतलब अगर वो किसी मुस्लिम की प्रॉपर्टी है तो वो उसकी रहेगी, ऐसा नहीं कि सरकार छीन लेगी, उसको अपने पास रख लेगी। ये थोड़ी सी भ्रांति कुछ लोग फैला रहे हैं, तो इसको भी समझना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक उन्होंने रास्ता खोला है कि आप कोर्ट चले जाइए, आप डीएम को कंसोर्डियन बना दीजिए। जो इसके समर्थक हैं उनका एतराज़ ये है कि सपोज़ क्या कोई सरकारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी ज़मीन है, डीएम तो सरकारी पार्टी हो गया, तो डीएम अगर फैसला देगा तो वो कह देगा ये तो सरकार की ज़मीन है। तो ये एक विवाद है। तो देखिए अगर इसमें बहुत डिटेल जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मोटे तौर पे जो विवाद है वो ये है। सुमित सर, देखा जाए तो कहा जाता है वक्फ बोर्ड तो सबसे ज़्यादा, जैसे उन्होंने बताया, तीसरे नंबर से संपत्ति है। कुछ दिनों पहले किसी ने कहा था कि जो अंबानी घर बना है वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, पार्लियामेंट भी। पार्लियामेंट अभी तो यह है कि जो संसद भवन है वो भी वक्फ की जमीन पे किराया देना पड़ेगा सांसदों को, किराया देना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि वक्फ की ज़मीनें जो इतनी सारी आई कहाँ से, पहली बात कि क्या है, सच में इतना दान मिला था, वह मुस्लिम समाज ने इतना दान दिया, वो सब ज़मीनें, या सच में ये डिस्प्यूटेड लैंड है जिसको अब सुलझाने का समय आ गया है? देखिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है आपका, क्योंकि कौन सी ज़मीन किसकी है, कहाँ की है, मुझे नहीं पता। मैं कोई लेखाकार या पटवारी नहीं हूँ कि मेरे पास ज़मीनों के आंकड़े हों। लेकिन ये जैसा कि शादाब बता रहे थे ना, मामला बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ये इसमें कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी बात बगैर सोचे समझे कह देना भी मुसीबत को बुलाना जैसा है। तो इसीलिए सरकार जो ये वक्फ का कानून लेकर आ रही है, जो अब जिस पर जेपीसी बनी है, और उसमें यही है कि ये सब चीज़ें ना सरकारी जो उस इलाके का डीएम है वो तय करेगा। जो बात तभी शादाब कर रहे थे कि उनको कस्टोडियन बना दिया है। अब जब कोई चीज़ पे डिस्प्यूट हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शहर में रहते हैं, XYZ शहर में, शादाब आए आपके पास कि भाई ये ज़मीन तो वक्फ की है, यहाँ पर अस्पताल बनाएंगे, हम खाली करवा दीजिए। डीएम साहब तय करेंगे, कागज़ आगज़ देख के उनका क्लेम तय करके कि इनकी वक्फ की है कि नहीं है। हो सकता है कि उसके और भी कोई मालिक हो सकता है कोई और भी कहता हो कि ज़मीन मेरी है इसीलिए मैंने यहाँ पे मकान बनाया या कोठी बनाई। तो वो तो आपस में तय करके, जैसे मामला न्यायाधीश के पास जाता है, डीएम तो न्यायाधीश ही होता है छोटे शहरों में, उसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम ही है उसका, तो वो तय करेगा। तो वो कागज़ पत्र देख कर तय करेगा। तो हम और आप यहाँ बैठ के नहीं कह सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सी जगहों की कंट्रोवर्सीज आई हैं कि फला चीज़ जगह से, अखिलेश जी बोल रहे थे कि संसद भी वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। ऐसे तमाम बातें कही गई हैं कि वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है। ये तय करने का जो ये पेंडोरास बॉक्स खुल गया है एक,
ये इसलिए खुल गया है कि इसमें मामला हिंदू मुसलमान हो रहा है, और ये मामला ऐसा है जिसमें हिंदू मुसलमान होने पर हम क्यों आज चर्चा कर रहे हैं। इलेक्शन कैफे में हम बैठे थे कि महाराष्ट्र पे, झारखंड पे बात करेंगे, पर हम अचानक वक्फ की खबर पे क्यों आ गए? क्योंकि वक्फ की खबर आई अभी अभी, दो सांसदों के बीच कहा सुनी और तू मैं की खबर आई, एक को चोट लग गई, तो हमने अपना अचानक तय किया यहीं बैठ के कि भाई वक्फ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मामला चुनावी चल रहा है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। महाराष्ट्र में तो अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं, और इसीलिए पिछली बैठक जो मुंबई में हुई थी वहाँ पर, मतलब ये वक्फ की बैठकें जो जेपीसी की हो रही हैं अलग अलग शहरों में हो रही हैं, और उसकी वजह ये है कि हर राज्य का अपना अपना जो वक्फ बोर्ड होता है, और वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आके समझा सकें कि भाई ये ज़मीन किसकी है, ज़मीन किसकी नहीं है, तो ताकि उन लोगों को कम से कम ट्रैवल करना पड़े जो वहाँ की पार्टीज़ हैं। तो ये जो सांसद हैं समिति के, ये उनके शहरों में जा रहे हैं, और ये पूरे अक्रॉस इंडिया से जाके इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है मेरे ख्याल से अगले पार्लियामेंट सेशन में, जो जिस तरह की तैयारी बीजेपी की दिखाई दे रही है। पहले हफ्ते में करनी है, पहले हफ्ते में, के आखिरी दिन, पहले सप्ताह के आखिरी दिन, तो ये डेडलाइन को मैच करनी है। पार्लियामेंट का सेशन भी नवंबर दिसंबर में शुरू होगा मेरे ख्याल से, दिसंबर फर्स्ट वीक। सर इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसलिए कि IUML पार्टी, AIM, सपा, बसपा, कांग्रेस ये खुल के विरोध करती है, माइनस बीजेपी, बीजेपी के साथ कुछ पार्टी जैसे हाँ JDU मान लो नहीं करती, लेकिन समाज शिवसेना करती है, तो ये एक तो साफ साफ है कि पॉलिटिकल ही फायदा है ना दोनों पार्टियों का। आप नहीं, देख पर लीजिए, मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी, अगर आप राजनीतिक तौर पर ना सोचें, अगर आप प्रशासनिक तौर पर सोचें, अगर किसी जमीन पर किसी और का मालिकाना हक है तो है, ये तो कानून तय करेगा ना। ये तो कानून, कागजात, जो आपके तथ्य होंगे, तर्क होंगे, वो तय करेंगे ना कि भाई किसका हक बनता है। मदरसे का बनता है, DM का बनता है, मंदिर का बनता है, अस्पताल का बनता है, स्कूल का बनता है, किसी का निजी आदमी का बनता है, तो उसका तो इंतजार करना चाहिए। तो लेकिन इसमें ऐसा कहा जाता ना कि जिसको वक्फ, एक चीज़ आपको और बताऊं बहुत शॉर्ट में कि ये जो वक्फ की ज़मीनों का विवाद है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई हज़ारों ज़मीनों का विवाद है, ये सिर्फ सैकड़ों ज़मीनों का विवाद है। ये सैकड़ों बहुत होती है। हाँ, लेकिन ये होता नहीं, लेकिन ज़मीनें जो हैं वो 20,000 से ज़्यादा हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि 100-150 के आसपास ही विवाद है। ये पॉलिटिकल मामला ज़्यादा बन गया है। देखिए इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई मुसलमान ही दान देता है और मुस्लिम उसके लिए देता है, कोई और किसी और कम्युनिटी का, कोई हिंदू, सिख, ईसाई दान नहीं देता है। तो ये जो है ना एक कम्युनिटी, मुसलमान को ही दान देता है, मुसलमान को ही दान देता है, तो समाज तो संसद पे कैसे बन गई फिर ये कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गई? क्या कि संसद की जो जमीन है वो भी वक्फ वो की थी। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, वो जो एक सांसद है, उन्होंने अभी हाल में कहा। अब उन्होंने क्यों कहा, मुझे लगता है कि इसका जवाब वही तो दे अगर पाएंगे। वक्फी थी तो किसी मुसलमान को ही दिया वो होगा। हो सकता है उन्होंने कोई पॉलिटिकल बयान दिया हो, तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि बोलना चाहते हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो विवाद हो रहा है ना, ये दोनों पक्षों से हो रहा है। अगर बीजेपी इसको राजनीतिक फायदे के लिए, एक बार मान भी लूं मैं कि अपने लिए फायदे के लिए बिल लेकर आई, तो जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं वो इस तरह के बयान देकर किसका फायदा कर रहे हैं? हाँ, तो अफजल ने इसलिए तो उन्होंने बयान दिया ना कि वो भी अपनी राजनीतिक जमीन ही तलाश रहे हैं। हाँ, वही। वो भी गुवाहाटी में, आपको मालूम है कि अजमल साहब कि उनको भी तो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन चाहिए। हार गए। अब जब देश की राजनीति ही इस पाले में बढ़ गई है, जब आप यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, झारखंड का चुनाव देख लीजिए, दोनों जगह जो है माइनॉरिटी अच्छे खासी है। दोनों जगह यदि आप पोलराइज करते हैं, किसको फायदा है? भले ही 10,000 हो, 100 हो। अब तो मैंने तो ये भी पढ़ा कि पूरी दिल्ली बसी हुई है, पूरा लखनऊ बसा हुआ है। ये गांव के गांव तो अब इसमें सच्चाई क्या है हमें नहीं मालूम, हम तो केवल पढ़ते हैं, चाहे वो ऐसे बयान सुनने में आते हैं कि फलाना चीज़ वहाँ पे बता, लेकिन इसका एक पेंडोरा बॉक्स खोलने के पीछे मतलब क्या है, एक तो सियासी मतलब समझ में आता है, और इस मुद्दे पर दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सेक रही हैं। जो मुस्लिम पार्टी है उनको लगता है कि ये एक मौका है जो कि उनकी पैठ उतनी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई है। अब देखिए कि ओवैसी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपना पाँव जमाने के लिए। अब बिहार में भी कैंडिडेट खड़े कर दिए। अब बिहार में बाई इलेक्शन है, उनको वो भी लड़ना है। यूपी में बाई इलेक्शन है, उनको वो भी लड़ना है। महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे, वो हर जगह चुनाव लड़ेंगे। अब इस पर एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि ओवैसी साहब के पीछे भाई एजेंसीज क्यों नहीं है? क्या कोई मिली भगत है क्या? नहीं, ये तो आरोप लगता ही है, आरोप लगता है। और उनसे पूछा है मैंने, ऐसी बात नहीं है कि उनको मालूम नहीं। उनका इंटरव्यू में उनसे कई बार इंटरव्यू किया, ये सवाल पूछा है वो, तो वो बोलता है कि भेज दीजिए हमारे यहाँ। अखिलेश यादव और ओवैसी का जो यूपी में भी चला है, उससे आप समझ में आएगा कि क्या एक दूसरे के ऊपर किस तरह से आक्रामक वो हैं।
तो इन सब के बीच में ये एक अच्छा मुद्दा है डिस्कशन करने के लिए और जो अपना अपना राजनीतिक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए भी। एक सवाल ये पूछना था आपसे कि देखिए अभी पिछले 10 सालों में कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने ऐसे कुछ फैसले लिए थे जैसे 3 तलाक से जुड़े इस मुद्दे जिसपे हिंदुओं को लगता था या जो बहुत सारे लोगों को लगता था कि देखिए पुरानी सरकार ने इस पर कुछ फैसला लिया है लेकिन मोदी ने ऐसा लिया है। तो क्या वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा विवाद नहीं, लेकिन उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि देखिए हमने ये सब किया ना, अब ये भी मुसलमानों को बचा था, इसको ही बदलेंगे। नहीं अश्विन, कुछ चीज़ें देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुई हैं। बस संयोग ये है कि वो मोदी सरकार के दौरान हुई है तो पूरा क्रेडिट मोदी सरकार को मिलता है, लेकिन 3 तलाक को जो है असंवैधानिक करार देने का काम पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया और उन्होंने आदेश दिया सरकार को कि आप इसको लेके कानून लेके आइए। अगर हम अयोध्या मंदिर को लेके भी रास्ता साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदेश आया है कोर्ट के, क्योंकि बीजेपी ने हाल फिलहाल में कोई सड़क पे उतर के कोई आंदोलन नहीं किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में भी न्याय संगत तरीके से इन मामलों को हल करने की बात की। ये नहीं कहा गया हम कि जो नवासी का आंदोलन था, आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, वैसा कोई आंदोलन हाल फिलहाल में आपको नहीं दिखा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली तो वो हुआ। अब ये है कि चूंकि ये एक लेगेसी रही है बीजेपी की इस तरह के आंदोलन की, तो उसका उनको क्रेडिट मिलता है। लोग ये नहीं याद रखते कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से कानून हुआ या जो भी में हुआ, इसलिए हाँ, इसलिए थोड़ा वो क्रेडिट मिलता है। और फिर ये है कि भाई बीजेपी उसको क्लेम कर सकती है, क्या कांग्रेस या दूसरी पार्टी उसको क्लेम तो कर नहीं सकती कि भाई हमने कर दिया, क्योंकि वो उसको उससे दूरी बरतते हैं। नंबर एक बात ये होगी। अब हम जो आप ये वक्फ बोर्ड और इसकी बात करें तो सरकार ने जो आंकड़ा एक जारी किया है कि वक्फ बोर्ड कितना बड़ा है, तो 8,72,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है। अगर हम उनको देखें तो 9.4 लाख हेक्टेयर, 9.4 लाख हेक्टेयर कुल ज़मीन है वो। और उसका जो सरकार का ही आंकड़ा है, केंद्र सरकार का, जो उन्होंने एक PIB पे पूरा एक्सप्लेनर अच्छा खासा दिया हुआ है, 1,20,000 करोड़ की वो संपत्ति है। कहते हैं कि अर्बन लैंड अगर सबसे बड़ा किसी के पास है, अर्बन लैंड एग्रीगेटर कोई है, नहीं अर्बन लैंड की बात हो रही है, अर्बन लैंड सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास है। शहरों में कुल जमा 40,000 से ज़्यादा केस जो है जो ट्रिब्यूनल है उसके पास है, जिसमें से 10,000 केस मुस्लिम कम्युनिटीज़ के द्वारा किए गए। मतलब आप समझे 1/4 जो मामले हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी ने वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड के खिलाफ ट्रिब्यूनल में वो गए हुए हैं। भाई मैंने कहा कि जो मैंने कहा ना कि सैकड़ों केस जो हैं तो वो हिंदू मुस्लिम वाले हैं। हाँ। और ज़्यादा केसेस मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हैं। तो अब रही जो पॉलिटिक्स की बात है कि अगर ये सरकार कुछ भी ऐसा करेगी जो, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड के रिफॉर्म को लेके ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी इस तरह की बात कर रही है। पहले भी सच्चर कमेटी का रिफॉर्म है, या पहले भी एक बार एक JPC इस पे आ चुकी है, उनके भी कई रिकमेंडेशंस थे कि भाई ये जो मैनेजमेंट है उसको कैसे एफिशिएंट किया जाए। सच्चर कमेटी ने कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। तो ये सारे रिकमेंडेशन पहले भी आ चुके हैं और उसको लेकर के बात होती रहती है। ये लेकिन सवाल वही है कि हमारे देश में हर चीज़, आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका एक पॉलिटिकल एंगल है। और बीजेपी ज़्यादा प्रोएक्टिव दिखेगी इस मामले में, क्योंकि इससे उनका जो अपना वो है, उनका जो एजेंडा वो भी सेट होता है। उन मामलों को लेकर ज़्यादा वो एक्टिव दिखेंगे। और आने वाले जो चुनाव है, नहीं भूलना चाहिए, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में तो हिमंता बिश्व शर्मा पिछले कुछ समय से जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड में घुसपैठियों की बात करना या NRC की बात करना कि जब हमारी सरकार आएगी तो NRC ले आएंगे। और महाराष्ट्र में भी आपने देखा किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर के पिछले कई सालों में बहुत सारे ऐसे विवाद आए हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो साधुओं को पीटने का मामला हो या और भी तरह के जो सांप्रदायिक तनाव के मामले आए। तो एक उस तरह की राजनीति है वहाँ पे। और दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी भी अच्छी, झारखंड में 14 से 15% मुस्लिम आबादी है और महाराष्ट्र में 11 से 12% की मुस्लिम आबादी है। बहुत सारी सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है या निर्णायक नहीं भी हैं, तो वो उस तरह का एक स्पेस देते हैं कि आप उस बहाने हिंदुत्व की राजनीति हो सके। तो ये जो आज JPC वाला विवाद हुआ है, और इस तरह का, पहली बात तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि मतलब संसद जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ इस तरह का आचरण होना दोनों ही पक्षों से। वो विवाद कैसा भी है, अभी तो हमें एक पक्ष सुनने को आ रहा है कि इन्होंने किया, इन्होंने फेंकने की कोशिश की, अब इनका क्या बयान आता है वो भी सुनना होगा। तो वो, लेकिन जो भी है ये बहुत ठीक नहीं है। और खासकर दोनों नेता जो बंगाल से आते हैं, बंगाल एक हमारे लिए मतलब एक बड़ा ही, जो एक रविन्द्रनाथ टैगोर और उस तरह उनका मतलब जिसको बोलते हैं इंडियन रेनेशा जो है वो बंगाल से आया। वो मॉडर्न जो वो है
इतने इतने क्रांतिकारी बड़े बड़े वहाँ से पैदा हुए, वहाँ पे जिस तरह की राजनीति पिछले कई सालों से हो रही है, हिंसक राजनीति, वो बहुत दुर्भाग्य है। और पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी वहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, क्लैश और बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि बीजेपी पूरा मतलब बिल्कुल दम लगा के टीएमसी का जवाब दे रही है, और वो जवाब सिर्फ बैलेट पे नहीं दिख रहा है, वो हर तरह से वो ग्राउंड पे भी दिख रहा है। कई बार हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है, तो ये गलत है। अखिलेश सर, बस आखिरी सवाल आपसे पूछना था ये कि इस वक्फ बोर्ड के बिल के आए या ना आए, उसका कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन महाराष्ट्र और झारखंड में मिले, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी है। दूसरा जो इन्होंने कहा अभी कि समय ही ऐसा था जिसमें बीजेपी को क्रेडिट मिल गया। फॉर एग्जांपल अगर महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का बात हो या राम मंदिर के इशू पे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में पहले लंबित था, ये कोइंसिडेंस है कि बीजेपी की सरकार थी और फैसला आ गया, या बीजेपी सच में चाहती थी कि फैसला आए ताकि जो उसके वादे थे वो उसको दिखा सके कि लोगों की उसने पूरा किया है? देखिए, मुद्दा तो ये बड़ा बनेगा इसलिए क्योंकि जिस तरह से जेपीसी की पूरी कार्रवाई हुई है उसमें आपने देखा होगा कि सुझाव जो आए हैं उनकी लाखों की संख्या है। हाँ। लाखों की संख्या में ईमेल आए और वो सुझाव भेजने के लिए पूरे देश में एक तरह से कैंपेन चला। मुस्लिम पक्ष में भी चला और उसके जवाब में हिंदू पक्ष में भी चला। उसमें बात ये आई कि यहाँ तक शिकायत भी की गई कि इसमें जो मुस्लिम पक्ष की ओर से सुझाव आ रहे हैं उनका मोबिलाइजेशन इस तरह से हो रहा है कि जो विदेशों में बैठी ताकतें हैं वो भी इसके लिए कर रही है। निशिकांत दुबे जो कि जेपीसी के मेंबर भी, उन्होंने बाकायदा इसके लिए पत्र लिखा लोकसभा अध्यक्ष को और कहा कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए। तो ये तो मामला आगे बढ़ेगा और बीजेपी इसको लेकर प्रतिबद्ध है। बीजेपी का ये कमिटमेंट हमारा है कि हम ये वक्फ जो बोर्ड है इसमें रिफॉर्म हम करेंगे, वक्फ कानून में रिफॉर्म करेंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि ये जो लिटिगेशन है, हाँ देखिए, ये सिर्फ कहने से काम नहीं चल सकता कि हमें ये नहीं पता कि ज़मीन किसकी है किसकी नहीं। कानून इस तरह से काम नहीं चलता है। कानून में तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है कि ज़मीन किसकी है। कानून अदालत ये नहीं कह सकती कि भाई हम नहीं जानते कि किसकी ज़मीन है। जब दो पक्ष जाते हैं तो अदालतों का यही काम होता है कि वो सबूत देखते हैं, गवाह देखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि ज़मीन किसकी है। लेकिन उसको जटिल प्रक्रिया जो आज की तारीख में है उसको कैसे सरल बनाया जाए ताकि इसका जल्द से जल्द निपटारा हो सके और जो ये लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति फंसी पड़ी है देश की, उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन हो सके। और तीसरा, जो विवाद चलते हैं वक्फ की संपत्ति को लेकर के कि इसका दुरुपयोग किया जाता है, इसके विवाद को लेकर के ये बात भी कही जाती है कि इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इसमें काम करते हैं, और जो फ़ायदा है जिन गरीब मुसलमानों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा सीधे उन तक नहीं पहुंचता, बल्कि कुछ खास लोग हैं, कुछ खास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो सोच ये है, अब सोच तो अच्छी होती है, हर सरकार जो भी कोई रिफॉर्म करना चाहती है वो बोलती है कि हम तो एक अच्छी सोच के साथ कर रहे हैं। और जैसा पुण्यनंद ने भी कहा कि इस मामले में तो अदालतें भी अपना कई बार रुख स्पष्ट कर चुकी हैं। तो ये तो बात हुई कानूनी और तथ्यात्मक जो बात हुई। जहाँ तक राजनीति की बात है, देखिए महाराष्ट्र किस लिए महत्वपूर्ण रहता है, जो बात पुण्येंदु कह रहे हैं कि झारखंड में भी मुस्लिम आबादी की सिग्निफिकेंट है। हरियाणा में अभी चुनाव हुआ लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा फैक्टर नहीं था, लेकिन झारखंड में और महाराष्ट्र में दोनों में एक बड़ा फैक्टर है। वक्फ का मुद्दा अगर गर्म रहता है तो ये जहन में रहेगा लोगों के कि एक मुद्दा चल रहा है देश में, जेपीसी बैठी हुई है, वो चल रही है, लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं, अलग अलग देश शहरों में जा रही है टीम और वो बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ तक कि खून भी बह रहा है। अब तो आज तो खून भी बहा दिया गया। और क्या मतलब, खुद से आप कर रहे हैं, गुस्सा आप दिखा रहे हैं और अपना हाथ काट रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात कही कि जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं बिल्कुल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, और जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है। मनोरंजन भारती तो हमारे जो सहयोगी बहुत वरिष्ठ और अनुभवी हैं, राजनीतिक संवाददाता, कई सेशन इन्होंने पार्लियामेंट के देखे हैं। इनको याद होगा कि पप्पू यादव जो हैं वो, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो चुकी है संसद भवन के अंदर। इसके साथ तो आनंद मोहन जो थे, आनंद मोहन जो पिस्तौल लेके गए थे और उनको जब निकाला जा रहा था तो वो उन्होंने ऐसी हाथ मारा था शीशे पर, दरवाजे पर, तो उनका हाथ भी कटा था। तो ये सब घटनाएं वहाँ पर हो चुकी है और ये अच्छे दृश्य नहीं देते। महिला आरक्षण पे आपको याद, महिला आरक्षण पर तो समाजवादी पार्टी के सांसदों को बाकायदा मार्शलों के कंधों पे लेटवा के उनको फेंकवाया गया था। तो ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। जेपीसी जो है उसकी, चूँकि हमारी संसदीय समितियाँ एक अलग तरह से काम करती हैं। अमेरिका में आप जाएँ, ब्रिटेन में आप जाएँ तो वहाँ की जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनकी प्रोसीडिंग्स ओपन होती हैं, कैमरों के सामने होती है। हमारे यहाँ जो है वो सारी प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होती है, यानी कैमरे के बाहर होती है, कैमरे उसमें नहीं अलाउ नहीं करती, मीडिया को दूर रखा जाता है। तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि वहाँ पर बहुत शांति के साथ और मुद्दों को, बहुत जितने जटिल मुद्दे होते हैं इन पर गंभीरता से विचार किया सके।
जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बुलाया जा सके और ऑफिसर्स अपनी बात खुल के कह सकें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो संसदीय समितियां हैं इनकी प्रोसीडिंग्स की आप लीक नहीं कर सकते, बाहर जानकारी नहीं दे सकते, आधिकारिक तौर पर आप कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कुछ जगह फोटो चल रहे हैं जिसमें अजय रंजन चौधरी का अंदर हाथ से खून बह रहा है और जो कांच की बोतल है वो टेबल पे उसके कल्याण बनर्जी का वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, वो अलाउड नहीं है। आप अंदर से शूट नहीं कर सकते, फोटो आप नहीं दिखा सकते, पर चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना, किसी ने खींचा होगा तो चल रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं। जो बात आ रही थी जिस पर आपने मूल सवाल पूछा था, समय की कमी है कि आपको थोड़ा बेचैन लग रहे हैं आप? अभी तो सुमित सर भी बोलेंगे। नहीं, ये थोड़ा लग रहा है इनको कि लग रहा है कि टाइम खत्म किया जाए। महाराष्ट्र की जहाँ तक आप बात कर रहे थे वो इसलिए फैक्टर है महाराष्ट्र में क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव भी हुआ, बीजेपी का अपना असेसमेंट ये है कि कई सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे, जैसे मान लीजिए एक लोकसभा सीट पे 8 विधानसभा है, तो वहाँ पर 6 सीट पर तो बीजेपी बढ़त में थी और 2 सीट पर बीजेपी निर्णायक तौर पर पीछे चली गई और हार गई। वो उन 2 सीटों पे जहाँ पे पीछे चली गई, बीजेपी का अपना असेसमेंट है कि वहाँ पर मुस्लिम जो वोट्स थे उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया बीजेपी को हराने में। तो ये पार्टी इसीलिए लोकसभा, अब चूंकि आपने देखा हरियाणा में बीजेपी लोकसभा चुनाव के परिणाम से किस तरह से सबक लेके माइक्रो मैनेजमेंट में, महाराष्ट्र में हाँ वो सब बातें तो खैर होती हैं, वो तो कहने की होती हैं, लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी का ये लगता है कि वहाँ पर बहुत ही तरीके से काम करने की ज़रूरत है महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो इसलिए झारखंड में वो आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का मुद्दा, आदिवासी बनाम घुसपैठियों का मुद्दा वो चल रहा है, और महाराष्ट्र में मराठा बनाम गैर मराठा वो मुद्दा चल रहा है, मराठा बनाम ओबीसी का मुद्दा चल रहा है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पार्टी बीजेपी चाहती है कि ये इस पर लोग सोचें, विचार करें। तो मुझे लगता है वक्फ का मुद्दा भी इसीलिए इसको जोड़ कर देखा जा रहा है। अब मैंने अपनी बात पूरी कर ली, अब आप। नहीं सर, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रहा था कि देखिए कई सारे एग्जाम्पल दिए जब संसद के अंदर अनरूली बिहेवियर माननीय सांसदों ने किया। हमको इस चर्चा का अंत जब भी आप करें तो इस नोट पर करना चाहिए अश्विनी कि ये बहुत ख़राब पिक्चर पेश करता है। आप ही करिए आज। ये देश के माननीय जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, एक एक सांसद 5-5, 10-10, 15-15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और वो जाके अगर कितना भी गुस्सा क्यों ना आ जाए आपको, आप कैसे हाथ उठा सकते हैं, आप कैसे किसी पे कोई चीज़ फेंकने की ओर इशारा कर सकते हैं, आप कैसे टेबल पर हाथ पटक सकते हैं। हम सब टीवी पे आते हैं, क्या हमारे लिए अलाउड है कि मैं गुस्से में आके ऐसे टेबल पे हाथ मार दूं एंकरिंग करते करते? एंकर तो नहीं, लेकिन गेस्ट तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम तैयार कर रहे हैं, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, वो तो कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर सकते ना इस चीज़ को आप। अगर ये सब अलग, कल तो आजकल तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव होती है, तो चीफ जस्टिस और जजेस बैठकर वहां पर हाथ पैर मारने लगे। तो मैं कह रहा हूँ मैं इसको कहूँगा, जो आपने चैनलों की भी बात की, तो आज जो एक शाब्दिक हिंसा भी ठीक नहीं, जो चीख चिल्लाहट वाली जो डिबेट है वो भी एक तरह का वर्बल मतलब सब है उसमें, ये ठीक नहीं होता ये भी। अब वो फिर अलग, मतलब मैं तो फिजिकल होने की बातें कर रहा हूँ, और मैं उसकी सरकार लाइव लाइव कर दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज भी तो जय बिल्कुल जाइए सर, चाहिए नहीं वहीं जाके बताएंगे, तो 1 घंटे के बाद रिकॉर्ड होगा यार, अपलोड होगा, वहाँ जाने दो। तो ना ये बहुत ही चिंता की बात है, और इसको जस्टिफिकेशन जो होता जा रहा है ना कि ये तो अलाउड है, ये तो होता है, उसने उस पर फेंका था तो आज हम भी फेंक सकते हैं, नहीं होना चाहिए। जो अभी अखिलेश जी बोल के गए, उनके सामने बोलना चाह रहा था कि जैसे दुनिया भर में होता है, जो संसदीय समितियों की बैठक इन कैमरा अपने यहाँ की जाती है, उसको ओपन कर देना चाहिए, लेट द पब्लिक सी। ये पता लगे कि कल्याण बनर्जी ने बोतल तोड़ी या टूट गई, कल्याण बनर्जी ने कांच फेंका या फेंकने की कोशिश की गई, अभिजीत गांगुली ने वहां पे क्या किया, ये हमको पता होना चाहिए। जब हम संसद के अंदर की गतिविधि देख सकते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की प्रोसीडिंग्स लाइव आती है हम देख सकते हैं, तो संसदीय समिति को इन कमरे में क्यों होना है? क्या ऐसा क्या चीज़ है जो हम आम हिंदुस्तानी वोटर से छुपाई जा रही है? हम क्यों नहीं देख सकते हैं? वहाँ पर मीडिया, अगर आप फॉर एग्जांपल जो कहा गया कि तस्वीरें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, नियम है, पर इस नियम की क्या जरूरत है? इस नियम को क्यों होना चाहिए? संसद में भी जब प्रोटेस्ट होते हैं तो कैमरे पे उसे नहीं दिखाया जाता है, मैं आपने देखा होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि स्पीकर के पास कंट्रोल होता है, स्पीकर मना कर चुका होता है लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी का। वो सेल्फ सेंसर्ड है, सेल्फ वो एक इशारा होता है जिसके बारे में विवाद हुआ था कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, वो सेंसर्ड है। ये प्रोसीडिंग का नियम है,
ये कैमरा वो इन कैमरा शूट होगा, नहीं कर सकते, कानून बना शूट हुआ नहीं है कर कि आप बाहर नहीं कर सकता, सकते। उसके आप फोटो नहीं खींच, सुन लीजिए मेरी बात, अब फोटो नहीं खींच सकते, वहाँ जो आदमी निकलेंगे ना वो बाइट नहीं देंगे, कान में कुछ फुसफुसा के जाएंगे, देखो आज ऐसा हुआ हुआ, अपने ढंग से कर लेना, ठीक है। हाँ यही होता है, यही होता है। ऑफ द रिकॉर्ड। रिपोर्टर्स को अभी जो आज प्रशांत वहाँ जो अपने सहयोगी हैं, मैंने पहले उनको बोला कि मारपीट हुई है, बोला सब कुछ पता है सर, कैसे करेंगे इसको, बोले करना तो पड़ेगा, नहीं मना कर रहा है, मत चलाओ, तो ये चीज़ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अगर चीजें छुपी नहीं रहेंगी, पब्लिक डोमेन में रहेंगी, तो कोई स्पेकुलेट नहीं कर वो पाएगा सही ना। बोल रहा है कि सच्चाई सामने आ जाती है कि गांगुली अगर साहब ने अगर क्या मान लीजिए किया हम 4 और आदमी वो बैठ के बहस कल्याण कर रहे हैं और बनर्जी ने कैमरे क्या पे किया। रिकॉर्ड हो रहा है, पब्लिक देख रही, पब्लिक तय कर लेगी कि सुमित अवस्थी सही है कि पूर्णेंदु सही है, पब्लिक तय कर रहे हैं तो ना। सर ज्यादातर ये जो समितियां होती है ना, इनमें अटेंडेंस बहुत खराब है। एक तो अब वजह तुम मुझे अलग जगह जा रहे हो यार, एक तो तुम व्यवस्था के सवाल में समझ ही नहीं रहे हो। इसलिए भी शायद इन कैमरा नहीं नहीं होता है। ना, तो कर दो ना अलाउ, कर दो ना अलाउ, कर दो ना अलाउ, पता लगे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो बाहर आके बना दिया जाता है कि वो आदमी तो बोलता ही नहीं उसमें आके, तो ये कैसे बनती है इमेज? ऐसे ही बनती है ना। 8 और 10 से हुआ है तो इसका मतलब 18 लोग तो है ना। आज जो वोटिंग हुई है 10 और 8 से हुआ है, अब 8 वाले 18 तो है, मतलब 21 10 31 हुए ना उसके भी। नहीं, इस वाली 21 लोकसभा के 10 राज्यसभा अरे मेरी जान, मेरे दोस्त, इस वाली बैठक में सब आएंगे, समझो ये जेपीसी है, ये जेपीसी है, ये राजनीतिक मामला है, इसमें सब आएंगे, मैक्सिमम टाइम पे बैठ के होंगी, क्योंकि इस दोनों को अपनी अपनी बात साबित करनी है। और ये अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी जेपीसी की बैठक के सामने लाखों रिप्रेजेंटेशन आ जाए, हाँ सही बात। लाखों आ जाओ, सब कहें कि हम ठीक है, और सब कहें कि हम ठीक है, तो अब कर लो तय। 21 आदमी की जेपीसी है, एक चेयरमैन है, पढ़ो लाखों चिट्ठियां बैठ के, कितना स्टाफ लगाओगे, कितने लोग लगाएंगे, कौन उसको करेगा? तो ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और इसी में सबकी दिलचस्पी है, और इसमें कोई फैसला निकले या ना निकले तो हमारे ही पक्ष में निकले, जो भी हो, ये सबकी कोशिश है। मामला राजनीतिक है, आपने जो कहा सही बात है, इसलिए सबकी दिलचस्पी भी है, और ये इसी कारण से चुनावी में मुद्दा बन जाता है। बार बार जब भी चुनाव आते तब ये मुद्दा उठता है। हिंदू, जब बीजेपी और खासकर कांग्रेस की पार्टियां ये सब मुद्दे उठाती रहती है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर उसका सुलझाव होना चाहिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।